जनरली टारगेट मार्केट आपकी होगी वो लोग जो कि ब्लैक कोट और टाई पहन सकें और खामोशी से उधर बैठ सकें, खाली तालियां उस वक्त बजाएं जब क्लासिकल म्यूजिक पूरा कंप्लीट हो गया है। और यू नो देयर इज अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, टेक्निकली इंडस्ट्री डिफाइन करती है कि इनकी टारगेट मार्केट वो है people who have been to graduate school, because somehow they feel that it's something elite, right? You have to be educated enough to understand it. तो क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा अगर मैं कहूँ तो इस तरह की पिक्चर किसी के जहन में आती कि दिस इज व्हाट इट वुड बी लाइक, राइट? म्यूजिशियंस, काले कोट एंड टाई, फैंसी थिएटर एंड सो ऑन। इट्स अ वेरी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसकी वजह क्या है? नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स, एक तो पहली बात यह है कि बहुत लोग उसमें जा ही नहीं, तो टीनेजर्स जाते नहीं हैं। इट्स अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, बहुत कम लोग उसमें जाते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स फिर भी बढ़ रहे हैं बिकॉज स्टिल देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इट और अपने ऑर्केस्ट्रा खोलते हैं। नंबर ऑफ ऑडियंसेज इन अ कॉन्सर्ट हैज़ बीन ऑन अ डिक्लाइन। एवरेज जो है वो तकरीबन 749 यहाँ पे नंबर लिखा है, उसको याद रखिए ज़रा सा नंबर को कि एवरेज क्या है। $150 का टिकट होगा, वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, अमेरिका की बात कर रही हूँ, और 749 एवरेज है बिकॉज एक ट्रेंड है उसमें कि एक तो ये कि जितना एलीट और जितना स्पेशल ग्रुप हो उतना ज़्यादा ख़ास कॉन्सर्ट है, तो इसलिए वो कम ही बुलाना चाहते हैं लोगों को। और दूसरा ये कि ज़्यादा लोग देखना ही नहीं चाहते तो जाते भी नहीं, इसलिए नंबर ऑफ ऑडियंसेस हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, दैट मीन्स द प्रॉफिट्स हैव बिन डिक्लाइनिंग, राइट? Now this is a blue ocean strategy tool that's called the strategy canvas, और ये बता रहे हैं कि जनरली इंडस्ट्री में व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम, व्हाट इज इट दैट पीपल एक्सपेक्ट, व्हाट इज इट दैट इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट। इंडस्ट्री को पता है कि अगर वो स्टार कंडक्टर ले आएंगे या स्टार सोलोइस्ट ले आएंगे, यानी अ पर्सन यू नो जो वेल नोन है, तो फिर कॉन्सर्ट का टिकट बिकेगा। तो दे इन्वेस्ट हेविली इन गेटिंग द स्टार कंडक्टर और फैंसी थिएटर गाते हैं, देयर इज मैनरिज्म एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट देयर, length of each piece of music can be 22 minutes or so. So these are the factors कि हर किसी को पता है इंडस्ट्री में कि ये चीज़ें हमने बेहतर करनी है तो फिर ही हमारा कॉन्सर्ट सेल हो सकता है, राइट? फेमिलियर म्यूजिक वहाँ पर नहीं होता। यू डोंट गो देयर एंड एक्सपेक्ट कि वहाँ पे ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म चल रहा होगा। इट वुड बी म्यूजिक दैट यू वुड प्रोबेबली नॉट अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वो कर्व नीचे जा रहा है। तो दिस एक्सप्लेन्स कि इंडस्ट्री में रूल्स ऑफ द गेम सॉर्ट ऑफ किस तरह के। इट्स एन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री। पैसे जो हैं उनके लेस देन 60% कम फ्रॉम लाइव परफॉर्मेंसेज, 2% से भी कम उनके आते हैं रॉयल्टीज़ या रिकॉर्डिंग से। बाकी यूरोप में जनरली गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है और अमेरिका में जनरली प्राइवेट फिलांथ्रोपिस्ट जो बहुत शौकीन हैं वो पैसे दे रहे होंगे, डोनेशन दे रहे होंगे टू कीप देम कमिंग। सो इट्स नॉट अ वायबल बिजनेस प्रॉपोजिशन, राइट? देयर आर हाई कॉस्ट्स इन द इंडस्ट्री बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो 100 म्यूजिशियंस होते हैं जिनकी हाई कॉस्ट है, वो कंडक्टर है who might be charging about $2 million a year or so. It's a high cost. और similarly there are marketing costs and so on जो कि high cost in the industry. Of course it's an unattractive proposition. Sources of income इतने नहीं हैं, sources of खर्चे बहुत सारे हैं, right? Now it is in this unattractive industry that a person came and created a blue ocean. I want to show you this video for 2-minute video है. And when you see that video, think about those boundaries जो हमने अभी पहले डिस्कस की and think about what is it that he is doing differently, right? And this is Andre Du. Let's see what he did. जनाब आवाज़ नहीं आ रही।
profit? 15,000 into 150? Skyrocket. So, right? What has he done differently? पहली चीज़ तो ये है कि he came out of that idea that it is for those black tie educated people. Very different. You could see a child. Yes. So he started asking who is outside of the target market? Why are they not in this market? What can I change so that they can start coming? That's the basic idea, right? ये तो सारे customers हैं. Who are the non-customers? How can we go after the non-customers? What do we need to change? Right? पहली तो ये चीज़. दूसरा, let's see on the strategy canvas what he changed and then we will discuss it. ये तो था जो industry expect कर रही है और ये blue ocean है Andre Liu का, where you can see that he eliminated a few things that the industry thought were absolutely necessary. कि वहाँ स्टार कंडक्टर होना चाहिए, स्टार सोलोइस्ट होना चाहिए. और आपने देखा 4 साल का बच्चा ही would be charging $2 million. क्या है? चार्ज कर रहा होगा? नहीं कर रहा ना. तो उसने अपनी कॉस्ट काफ़ी कम कर दी because he eliminated the star conductor and the star soloist. Fancy theatre was a huge cost. He eliminated that. Mannerism and code of conduct was very much expected by the target of the industry, but not really expected by the target market that he wanted to go after. So he eliminated it. Then he reduced a few things again, जो कि industry ने expected. He raised a few things above the industry level, venue capacity, use of familiar music, and then he created a few things which the industry had never thought of before. For example, audience participation. अगर क्लासिकल म्यूजिक कोई बजा रहा हो और बीच में आप तालियां बजा दें तो उसको इंसल्ट समझा जाता है, right? But he created that fun environment where audience participation could be created. Festive costumes and setting, and most importantly exportability. Normally जब क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा फॉर एग्जाम्पल चाइना को ट्रैवल करता है तो वो चाहते हैं कि हम वही यूरोपियन म्यूजिक बजाएं और ये चाइनीज़ यूरोपियन म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकें. बहुत कम लोग हैं जो अप्रिशिएट कर सकते हैं. When he travels to China, he plays Chinese music with those instruments and people sing and dance with it. इसीलिए इतने सारे लोग आते हैं उधर. और so he built another thing that the industry had never thought of before, right? So he eliminated and reduced things that brought his cost structure down. He raised and created things that the industry had never done before, and therefore created a revolution. What do you think his competitors are saying? Major जो players हैं अमेरिका में, वो हैं Boston Symphony, New York Philharmonic, ये बड़ी कंपनी. What do you think they are saying about it? They are literally saying he should be put in jail. जिसने मजाक बना दिया है, this is not what classical music should be, and this is not how you are supposed to do it. This is an insult, and he is a disgrace. Now, what happens to his competition? वो तो इसके बड़े competitors हैं. They will keep on saying for a long time, this is not the way to do it. His competition has become irrelevant. He is not striving to do better than the competitors because he couldn't do it. He was just a normal musician. He couldn't do better than Boston Symphony or New York Philharmonic. His competition from the big competitors has become literally irrelevant. जो नए लोग हैं, they would see the profit potential and they would jump into it. The ocean would become red over time, but literally it is instead of productivity improvements to do better than your competitors, it is doing something drastically different which makes your competition irrelevant. Now, what is the logic that the professors saw over here? They saw that he is increasing the value, innovating and increasing the value for the buyers. At the same time, he is reducing the costs for himself. And it is the simultaneous pursuit of high value and low cost that creates a blue ocean. And that is the main strategic logic of blue ocean strategy. That it always has to be pushing for a quantum leap in value for the buyers, while at the same time aiming for sharp drop in industry cost structure. ये industry cost structure है, lower price नहीं है. इसका मतलब disruption, जैसे अगर आपने सुना हो पहले disruptive disruption जो थी, it always is a lower quality thing that comes at a lower price. Blue ocean strategy has nothing to do with price. It's only about lowering your cost structure so that your profit margin is higher.
so that you can create value for yourself as a company while you create value, new value for the buyers. So that's the main core strategic logic. In value increase करने से buyers की value increase होती है, जिसको हम generally कहते हैं value proposition. Cost decrease करने से आपका profit increase होता है, जिसको हम कहते हैं profit proposition. And there is also a third component जिसको हम कहते हैं people proposition, which means कि बहुत दफ़ा ये हो भी सकता है, but the strategy is not executed well. People proposition में अगर गड़बड़ हो, तो इसका मतलब है कि आपके partners, आपकी community, they are all well aligned with making your strategy a success. So 3 components of Blue Ocean strategy, they are value, profit and people proposition. तो ये बेस्ट की बात हमने कर ली है. कुछ लोगों को शायद समझ आई है, जिसको बिल्कुल यूजलेस लगी है, but anyway I wanted to give you an example के लिए. The next case example is a very recent one, and this is from India. कौन सी चीज़ हो सकती है? Tata Nano, of course. Yes, high value, low cost, and how did they do it? अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो ये 2009 की फिगर्स हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. 2-wheeled vehicles 76% है, पैसेंजर कार्स हैं 15%, जो कि एक पार्ट ऑफ द कार, राइट. इसी पार्ट को ज़रा अगर और डिटेल से देखें तो ये जो छोटा वाला वो 15% है, उसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़े जो है वो मारुति वाले 46% उनका शेयर है, और बाकी सारे भी दे आर ऑल फाइटिंग फॉर ऑफ कोर्स द मार्केट शेयर, राइट. ये अब उस वाले बड़े पाए में जो बड़े 76% लोग नज़र आ रहे हैं, वो नहीं इसमें इंक्लूडेड, जो खाली 15% हैं जिसके लिए दे आर फाइटिंग फॉर दिस मार्केट शेयर. और थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री को देखें कि इवन इन दिस small thing, there is so much of segmentation. Cars are divided into A1, A2, ये length के लिहाज से डिवाइड उन्होंने की होती है. मिनी कौन सी है, कॉम्पैक्ट कौन सी है, मिड साइज कौन सी है, एग्जीक्यूटिव, और हर एक सेगमेंट में there is again a lot of competition. Everyone is striving to be better than the other company to bring to make the buyers buy their car. किस तरह के फैक्टर्स पे वो फोकस कर रहे हैं, व्हाट द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट द इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग. ऑफ कोर्स द प्राइस, ब्रांड एंड इमेज, कि कौन सी कंपनी ट्रस्टवर्दी है, कौन सी नहीं है, मारुति है और टाटा नहीं है या व्हाटएवर. स्टाइलिंग, देयर आर थिंग्स दैट पीपल एक्सपेक्ट, फॉर एग्जांपल इफ इट्स हैचबैक देन इट्स स्पोर्टी. साइज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने वो 6 उसमें किया. परफॉर्मेंस, स्पीड के लिहाज से, फ्यूल इकॉनमी, लोगों का ख्याल है 25 किलोमीटर पर आवर मिल जाए तो अच्छी फ्यूल इकॉनमी है. सो ऑल ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सेफ्टी, अगर एयर बैग होगा तो सेफ्टी है, अगर एयर कंडीशनर है तो कंफर्ट है. तो देर आर थिंग्स दैट द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स, द कस्टमर्स एक्सपेक्ट, एंड दीज आर द थिंग्स दैट द इंडस्ट्री कम्पीट्स ऑन. कि इसमें हम ये चीज़ ऐड कर लेंगे तो प्राइस ज़्यादा हो सकती है, ये चीज़ दूसरी कंपनी से बेहतर कर लेंगे तो हमारी गाड़ी बेहतर होगी, कलर चॉइसेस कितनी होंगी एंड सो ऑन, क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप, लेदर की सीट्स होंगी तो ज़्यादा बेहतर गाड़ी होगी, एंड स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग क्या है, फाइनेंसिंग अवेलेबल है कि. So these are the factors that the industry competes on. Now Tata Nano started looking at that other pie which was outside of the industry, because industry तो वो छोटे वाले 15% पे फाइट कर रहे हैं. And we have actually seen कि वेस्ट की तो सारी ऑटोमोटिव कंपनीज bankrupt हो गई हैं, because they always felt कि इन लोगों के लिए तो गाड़ी है ही, they are not even making $2,000 a year. The car is just not for them, right? वेस्ट ने तो GM भी bankrupt हो गया, Chrysler भी bankrupt हो गया, but Tata Nano was able to look into that market. They found कि ये जो 2-wheelers हैं, ये तो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट. एंड इनके लिए उन्होंने, of course they wanted to make a car which could be made in just 1 lakh rupees, but at the same time offer value to these buyers. It wasn't fighting for the existing market share, it was looking at these people who were outside of the market share. अगर आप स्ट्रेटजी कैनवस देखें तो दोनों के काफ़ी फ़र्क है. कर्व, जो स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कार है उसमें प्राइस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, फीचर्स एंड गैजेट्स ज़्यादा है, सारी चीज़ें आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रही हैं, राइट. फ्यूल इकॉनमी थोड़ी कम है, और जो 2-wheelers हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं, वो आपको सारी चीज़ें, सेफ्टी नहीं है, इंटीरियर स्पेस उसमें कम है एंड सो ऑन, राइट. दे लुक्ड अक्रॉस दीज 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज to create their Tata Nano, जिसमें they were able to reduce the cost
to a very low extent. They were able to launch it at the price of 1 lakh rupees. खाली 3 ही कलर्स में आई थी. जनरली गाड़ियों में इंजन आगे होता है, टाटा नैनो का इंजन पीछे होता है, सो दैट इनसाइड जो इसका साइज है वो मारुति ऑल्टो से बड़ा है, बिकॉज दे वर एबल टू इंजन गाड़ी के आगे जो स्पेस होती है वो सारी दे वर एबल टू रिड्यूस है. और भी बहुत सारी सिंपल छोटी छोटी चीज़ें जो कि उन्होंने चेंज करके कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 1500 पार्ट्स हैं कि खाली 70 पार्ट्स हैं, टू यू नो कि दरवाजे के हैंडल में कितने पार्ट्स हैं और कैसे यूज़ होने. सिंपल लिटिल थिंग्स विद विच दे वर एबल टू रिड्यूस द प्राइस, reduce their cost structure to such an extent that they were able to offer it at this price. अगर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उनकी देखें कि उन्होंने क्या किया, तो ये these are all the alternatives that were there. Tata Nano was launched at $100,000. मारुति ऑल्टो क्लोजेस्ट थी, उससे पहले 193 पे थी, पर जब फोर्ड फीगो आई तो उन्होंने कीमत बढ़ा के उसकी वो कर दिया. ऑल दी अदर्स यू कैन सी आर मच हायर, जो कि उसके डबल से भी ज़्यादा प्राइस है, राइट. इन्होंने कंपेयर कहाँ की है प्राइस, तो मोटरसाइकिल जो है वो 1700 फॉर सर्विस, एंड देन दे हैव सच अ वंडरफुल मॉडल. कैन यू इमेजिन दैट दीज कार्स आर बीइंग सोल्ड एज completely knocked down kits that can be manufactured at satellite locations. So it's not that it would be built and shipped, it can be built at a satellite location with the help of those kits. So they changed the model to such an extent. Basic एक automotive industry का अगर आपको पता हो तो एक चीज़ है जो which has become very popular in the last decade, and that's called the Toyota way. So every automotive company is trying to eliminate the Toyota way. They eliminated that. They said we have our own Tata Nano way, which is very much different, which reduced all the costs. So Tata Nano had a wonderful value proposition for the people. कि उनको बड़ी कार मिल रही है, छत मिल रही है, you know, status मिल रहा है गाड़ी ओन करने का उस प्राइस पर. So wonderful value proposition for the buyers. A wonderful profit proposition for the company too, because the way they structured it and all the innovations that they brought into it. There was one problem, however, and that was in the people proposition. जो इन्होंने पहला अपना प्लांट लगाया था जिस प्रोविंस में, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि इनका जो टाटा नैनो वे था उसमें दे वर सपोज टू जो इनके फर्स्ट सप्लायर्स थे, दे आर सपोज टू बी विद इन अ 1 माइल और 2 माइल डिस्टेंस ऑफ द मेन फैक्ट्री. तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बनानी शुरू कर दी और वो सारे सप्लायर्स की भी, आई थिंक इट वॉज, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोविंस, बट वो सारी फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई. बट वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी थी, दे रेजिस्टेड सो मच कि फार्मर्स का लैंड है और ये होगा वो होगा, दे हैड टू मूव इट ऑल. तो एक लिहाज से दे वर सेट बिहाइंड. व्हाई? बिकॉज दे हैड नॉट एंटिसिपेटेड कि क्या वैल्यू होनी चाहिए इन पार्टनर्स के लिए हु आर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट. सो पीपल प्रोपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द सक्सेस ऑफ अ स्ट्रैटेजी, विच डिटर्मिन्स कि आप सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. Wonderful value proposition, wonderful profit proposition. People proposition was also very good enough for the partners, but it was just one of these partners, which was the government of the area where the factory was being built, that was not brought on board. उसकी वजह से delay हो गया, but still they were able to, you know, उनकी maximum capacity थी 50,000 cars in a year. They got orders of 228,000 in the first year, but they are lagging behind in delivery and so on, because the factory and all that was lagging. But still it's a wonderful example of, now can you see that it was high value at a low cost, lower cost structure with which they were able to, इसमें तो low pricing भी आपको नजर आ रही है, but इसमें low cost भी है because they eliminated so many of the things that the industry thought had to be there, right? तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं. And this is welfare and relief services, and you will be happy to know that this is Pakistan. Underdeveloped countries में welfare and relief services की इंडस्ट्री कैसे काम करती है? पहले की जो बात है कि एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है कि इतनी खराबी है दैट छोटे से काम से कुछ नहीं हो सकता. So there is an industry perspective that you need huge amounts of funds to bring about a change, right? Then there is an industry perspective again कि foreign aid चाहिए या कोई government support चाहिए ताकि कोई substantial काम किया जा सके.
that is what you would be thinking, that is what mostly the company is. दूसरा पर्सपेक्टिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि कंपनीज ये सोचती हैं कि चाहिए तो हमें ह्यूज फंड है, या वो फॉरेन एड से आएंगे या गवर्नमेंट से आएंगे, बट दीज वुड कम इन व्यू ऑफ न्यूट्रलिटी। या तो आप फॉरेन एड ले रहे हैं तो फॉरेन एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं तो आप उनके एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। तो दीज सपोर्ट एंड फंड्स वुड कम इन व्यू ऑफ न्यूट्रलिटी। सेकेंडली, दे गिव इन willingly given to political, religious and foreign agenda लोग। Thirdly, they feel कि अच्छी तरह काम करने के लिए you need to have professionally trained staff and sophisticated systems ताकि कोई चीज़ follow, ताकि कोई काम पर काम किया जाए, right? तीसरा पर्सपेक्टिव है कि कम्युनिटी क्या सोचती है। ये it's not just पाकिस्तान, it's Pakistan, it's Haiti, it's सारी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में ये, जहाँ उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा खराबियाँ और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उसको करने के लिए तो बहुत ही बड़ा काम की जरूरत है। कम्युनिटी पर्सपेक्टिव ये है दैट पीपल सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स, कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, कोई आके ही इसको ठीक करे। सो दे सी देमसेल्व्स एज डिजर्विंग एंड एट द रिसीविंग एंड ऑफ चैरिटी, राइट? तो ये दिस इज वेरी कॉमन। नाउ व्हाट वी हैव सीन इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज ग्रेट ब्लू ओशन इज ईडी फाउंडेशन, जिसमें वो वाली सारी चीज़ों को न्यूट्रलिटी, नो पॉलिटिकल एफिलिएशन, नो रिलीजियस एफिलिएशन, नो फॉरेन एफिलिएशन, सपोर्टेड बाय प्राइवेट फंड्स, लेकिन दे हैव बीन एबल टू डू सो मच, you know, ED centers, hospitals, blood banks, so many of these volunteers, and they have a distinctive model of how they have been able to do. Let's look at what they have done and why is it a solution. So what have they eliminated? Religious and political affiliation, right? Reliance on foreign aid, that has been eliminated, so they are not dictated by foreign aid also. Salaried employees उनके कोई नहीं है, तो cost काफ़ी कम है, right? Subsidies तो मिलती है, जो कोई काम voluntary काम उनके साथ करता है, subsidy तो मिलता है, but salaried employees नहीं है, जो कि generally organizations think या NGOs think that there has to be professionally trained people who will be able to do something. उनके they don't have subsidies. Operational cost बहुत कम है, फ्रॉड एंड फंड्स मिसयूज बहुत कम है, चाहे वो सिंपल सिस्टम हो कि ये डबल रिसीट्स हैं और एक रिसीट आप दोबारा मेल इन कर सकते हैं, सिंपल चीज़ें जिससे फ्रॉड एंड फंड मिसयूज काफ़ी कम है। प्राइवेट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जो कि जनरली बड़े रिलीफ उन सिस्टम में नहीं है, आप जब गवर्नमेंट से ले रहे हैं, चलिए अमेरिका में तो बड़ा आसान काम है ना, जब कोई मसला है तो 911 कॉल करें एंड इट्स द गवर्नमेंट हू वुड टेक केयर ऑफ इट। इधर आप 511 or 155, 115. It's 115, right? And it's ED Foundation that comes to your help, right? It can be a small center that can be in a tent, जो कि उनके बहुत small operational cost पे बना हुआ होगा. And then there is local benefits, जो जहाँ के लोग हैं वो वहाँ पर ही कर सकते. ज़रा let's take a look at it in detail ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगी कैसे. Value proposition क्या है ED Foundation में for the donors? Why is it that donors want to donate to ED Foundation? Because कोई affiliation नहीं है, funds misuse और corruption नहीं है, complex operations नहीं है, they have a variety of ways to operate, पैसे भी दे सकते हैं, blood भी दे सकते हैं, गाड़ी भी दे सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, driver भी बन सकते हैं, whatever you have you can still contribute to ED Foundation, right? There are a variety of ways to, you get recognized for it too because it's in the local community. आप अपने local community में किसी की जब help करते हैं then you get recognized for it, right? And then it's self-help and self-reliance. It's not that it's somebody else's problem and somebody else is going to come and help us. It's not that we are deserving of help. It is taking action on your own to improve your community. Profit proposition क्या है? छोटे-छोटे centers, of course you know it better कि यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं. Profit proposition इसमें क्या है? ED Foundation के how has their cost structure been really down? Salary-based employees नहीं हैं. Fraud and embezzlement of funds नहीं है, operational costs बहुत low हैं, because you see this, you know, small office जहाँ पे ED साहब एक ऑफिस से सारा कुछ रन कर रहे होते हैं, तो very low operational cost, private sources of fund, उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने अपना जहाज भी दिया है ED फाउंडेशन ये रन करती, greatest services of individuals and companies, and then they have this unique system where the helpees become helpers.
बहुत सारी जो फॉर एग्जांपल जो nurses who have been trained, they initially approached ET Center for help. So they have this productive rehabilitation system where they would get them involved in doing more productive things. Even in that वो destitutes वगैरह के जो घर होते हैं उसमें जो ज़्यादा handicapped है उसके he is taken care by somebody who is less handicapped. So it's productive rehabilitation of people where helpees become helpers, donees become donors, and so on. And then there is a wonderful people proposition too. चाहे आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, चाहे शिया हैं, चाहे सुन्नी हैं, चाहे जो भी जिन चीज़ों पे बाकी सारी पार्टीज लड़ते रहते हैं, दे हैव एलिमिनेटेड दैट बिकॉज वो एफिलिएशन है ही नहीं, रिलायंस ऑन गवर्नमेंट फंड, फॉरेन एड नहीं है, रिलीजियस सेगमेंटेशन नहीं है, सोशल इवल्स एंड प्रॉब्लम्स उन्होंने इस तरह के कुछ सॉल्व किए जिससे फॉर एग्जाम्पल वो झूला, इट्स अ बिग सोशल प्रॉब्लम, इन्फेंटिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड से जो भी खाली एक बाहर झूला रखने से that has been solved, right? Local benefit and long range of services that are offered and so on. So it's a true blue ocean strategy where the cost structure is really low, where there is high value for the donors, so they want to donate, where there is high value for the people, so that they willingly make the strategy a success. But can you see the same thing over here, that it's high value and it's low cost, and that's the core strategic logic of blue ocean strategy. The other thing is that it has to have a value proposition for the buyers. इसमें donors हैं. It has to have a profit proposition for the company. It has to have a people proposition for everybody involved, whether it's the community, whether it's the government, whether it's the partners, कोई भी हो जाए. So this is so basically अगर अब हम blue ocean strategy को define करें कि वो क्या है, so it is a strategic alignment of 3 propositions. Value proposition, which creates exceptionally new value which nobody else has offered, and that's utility that anybody gets minus the price that they pay for it. The second thing is profit proposition, how much it costs you to produce something and how much do you sell it for, how much is the price for it. Profit margin आपका क्या है, that's the profit proposition. और cost structure आपका क्या है, that's the profit proposition. And then the people proposition, which means all the internal and external stakeholders, what motivates them to make the strategy a success, that's the promotion strategy. So that really is the model that they saw in everything that succeeded. जिसमें किसी एक में profit proposition नहीं थी, वो फेल हो गई. बहुत सारियों में खाली value proposition होती है, but that is generally differentiation. कोई नई चीज़ बना ली, इट्स जनरली जस्ट डिफरेंशिएशन, इसमें लो कॉस्ट नहीं होती, जनरली इट्स एक्सपेक्टेड कि जो चीज़ बेहतर है इट वुड कम एट अ हायर प्राइस, लो कॉस्ट भी नहीं होती उसमें, तो इट मैनी ऑफ देम फेल्ड. What the professors found as a consistent theme in everything that succeeded was an alignment of the 3 propositions. It was the simultaneous pursuit of high value and low